हेलो क्लास, के मैथ इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। इतने दिनों से आप लोग प्रैक्टिस सेट ही कर रहे हैं जो टॉपिक आपने पढ़ा है आज तक, जिन चीज़ों को आपने समझा है, क्योंकि हम अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तभी पता लगा पाएंगे कि जो चीज़ें हमने पढ़ी है, जो हमने जाना है, उसको किस हद तक या कितने % तक हमने जाना है, या खुद को हम कितना बेहतर बना पाए हैं और हमें खुद को कितना बेहतर और बनाना है। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो भी उसी टॉपिक से या एग्ज़ाम से रिलेटेड ही है, जो कई बार एग्ज़ाम में आए हुए हों, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हों, जिनसे आपको लाभ मिल सके, वही सारे क्वेश्चन हम आपसे करवाते हैं। तो चलिए हम करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जो हमारा जो क्वेश्चन है वो वर्णमाला से रिलेटेड है। वर्णमाला के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। वर्णमाला से रिलेटेड प्रश्न एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे में जो वर्णमाला है वो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है। जो छ है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है। दंत, ओष्ठ, तालव्य या वत्सर्य। तो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है। छ ध्वनि जो है वो वर्गीय व्यंजन है। वर्गीय व्यंजन च वर्ग का है। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालव्य। च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालव्य। तो छ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालव्य। छ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य। छ को हम संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, क्योंकि इन वर्णों को बोलने के लिए हमें अंदर से हवा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और हम ज़्यादा रूप में हवा या सांस लेते हैं। तो छ का जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह वर्ण है। अयोगवाह वर्ण कौन सा है। विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या अल्पप्राण। तो इन चारों में से हमारा अयोगवाह वर्ण कौन सा है। अयोगवाह वर्ण कौन सा है, महाप्राण। जिन वर्णों को बोलने के लिए ज्यादा मात्रा में सांस लेनी पड़े वो महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन, वर्गीय व्यंजन को संयुक्त व्यंजन हो गए हमारे स्पर्शी। अल्पप्राण, जिन वर्णों को बोलने के लिए हमें कम सहायता लेनी पड़े वो अल्पप्राण वर्ण कहलाते हैं। विसर्ग, अयोगवाह वर्ण कौन सा है, विसर्ग। विसर्ग जो है हमारा वो अयोगवाह वर्ण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला, जो वर्णमाला हम पढ़ते हैं उस वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, 50, 52, 54 या 55। तो इन चारों में से 50, 52, 54 और 55, इनमें से हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है। री जो है वो हमारा स्वर है। तो जो ये शब्द लिखे गए हैं किसमें री स्वर नहीं लगा हुआ है, अर्थात मात्रा के रूप में री किसमें नहीं लगा हुआ है। कृपा, कृष्ण, दृष्टि, आज। तो इन चारों में से किस वर्ण में या किस शब्द में री स्वर नहीं लगा हुआ है। तो कृपा में हमारा री लगा हुआ है, कृपा। कृष्ण में भी री लगा हुआ है, दृष्टि। तो हमारा क्या हो जाएगा, आज। आज जो शब्द है इसमें री स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। कृष्णा में भी क्री है, कृपा में भी री लगा हुआ है, दृष्टि में भी दृष्टि, इसमें भी री स्वर जो है वो मात्रा के रूप में लगा हुआ है। लेकिन जो आज है इसका हम जब उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें री का स्वर नहीं आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है। जो यहाँ दिए गए हैं इन चारों में से कौन सा वर्ण ऐसा है जो ट वर्ग का नहीं है। ठ हो गया हमारा, ड है, ड़ है या घ है। इन चारों में से कौन सा वर्ण ऐसा है जो ट वर्ग का नहीं है। ट वर्ग का वर्ण नहीं है। तो ट वर्ग में जो हमारे आते हैं ट, ठ, ड, ढ और ड़। तो इन पांचों में से कौन सा वर्ण ट वर्ग में नहीं आता है। तो घ हमारा ट वर्ग का नहीं है। घ जो है वो क वर्ग का है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर कौन सा है? ब, आ, ज, ठ। दीर्घ आ, ब, ज और ठ, इन चारों में से कौन सा पश्च स्वर है? इन चारों में से जो है वो कौन सा हमारा पश्च स्वर है? तो हमारा पश्च स्वर है दीर्घ आ। दीर्घ आ जो है वो पश्च स्वर है। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। जो स्वर होती हैं, स्वर ध्वनियाँ होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं? तो स्वर ध्वनियाँ हमारी 3 प्रकार की होती हैं। स्वर ध्वनियाँ 3 प्रकार की होती हैं, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर। स्वर ध्वनियाँ 3 प्रकार की होती हैं। हिंदी वर्णमाला में जब आपने पढ़ा होगा तो आपने इन चीज़ों को पढ़ा होगा। जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं उपयुक्त तीनों स्वर ध्वनि के प्रकार कहलाते हैं। ए आय वर्ड क्या कहलाते हैं? जो ए आय वर्ड हैं, इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है? ए और आय का उच्चारण स्थान क्या होता है? ए और आय, ए आय का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ, तालव्य। तो ए आय का उच्चारण स्थान क्या होता है? स्वरों में उच्चारण स्थान ए आय का क्या होता है? तो ए आय का जो शब्द है, ए आय हमारा बनता है अ प्लस ई से। अ प्लस ई से, अ और ई से क्या बनता है? ए बनता है। और आय आ ई से बनता है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ। अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। अ का उच्चारण करने के लिए हम कंठ का सहारा लेते हैं, ई का उच्चारण करने के लिए हम तालु का सहारा लेते हैं। तो ए आय का जो मेल है वो अ और ई से होता है, इसीलिए ए आय वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ और तालव्य है। तो ए आय वर्ड क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। ए आय वर्ड क्या कहलाते हैं? कंठ और तालव्य। इसी प्रकार ओ और अ का उच्चारण स्थान जैसे उ और अ से मिलकर बनता है। ओ जो है ह्रस्व या दीर्घ अ, उ या अ से मिलकर बनता है। तो जो अ और उ का उच्चारण स्थान होता है वही ओ का उच्चारण स्थान होगा। निम्नलिखित शब्दों में से नवीनतम विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? नवीनतम विकसित ध्वनियां, जो नवीन विकसित हुई हो, निम्नलिखित शब्दों में से नवीनतम विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ख, ग, उ, आय, ओ, श और स। ख, ग, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, आय, औ, श और स। इन वर्णों में से नवीनतम विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? तो नवीनतम विकसित ध्वनि हमारी है ख और ग। नवीनतम विकसित ध्वनि ख और ग होती है। नवीनतम विकसित ध्वनि ख और ग है। कौन सा स्वर नहीं है? इन वर्णों में से कौन स्वर नहीं है? अ, उ, आय या इया। इन चारों में से कौन स्वर नहीं है? तो अ हमारा स्वर है, उ भी स्वर है, आय भी स्वर है, तो इया जो है हमारा वो स्वर नहीं है। ये वर्गीय व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन है, तो हमारा स्वर नहीं है। आ, उ, ए ये हमारे तीनों स्वर वर्ड हैं, लेकिन इया जो है ये व्यंजन वर्ड है। छ वर्ण किसके योग से बनता है? छ वर्ण जो है वो किसके योग से बनाया जाता है? छ वर्ण किन वर्णों से मिलकर बना है? क मूर्धन्य श, क प्लस च, क प्लस छ या क प्लस स। क प्लस मूर्धन्य श, क प्लस च, क प्लस छ या क प्लस तालव्य श। तो इन चारों में से किसके योग से छ वर्ण बना है? तो इन चारों में से किसके योग से छ वर्ण बना है? क प्लस मूर्धन्य स से। क प्लस मूर्धन्य स से छ वर्ण बना है। क प्लस मूर्धन्य छ के योग से छ वर्ण बनता है।
जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में ह्रस्व आ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ व्यंजन या अकारांत। जिन शब्दों के अंत में ह्रस्व आ आता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं या अंतस्थ कहते हैं या फिर अकारांत कहते हैं। तो जिन वर्णों या शब्दों के अंत में ह्रस्व आ जाता है उन्हें हम अकारांत वर्ण कहते हैं, उन्हें हम अकारांत शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में ह्रस्व आ आता है उन्हें हम अकारांत शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? जो यहाँ आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान दंत नहीं है? त, न, द और ट। तो इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत नहीं है? दंत का उच्चारण स्थान कौन सा वर्ण नहीं है? तो त वर्ग जो है, त वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होता है। त वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होता है, क्योंकि त वर्ग के जितने वर्ण हैं उनको बोलने के लिए, उनका उच्चारण करने के लिए हम दंत का सहारा लेते हैं। तो त वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान द होता है। तो त जो है वो हमारा त वर्ग है, न और द ये तीनों त वर्ग के वर्ण हैं, इसीलिए उनका उच्चारण स्थान दंत होगा। लेकिन ट का उच्चारण स्थान दंत नहीं होता है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। जो यहाँ आपको दिए गए हैं इनमें से बताना है कौन सा ऐसा वर्ण है जो व्यंजन नहीं है। उ, ख, र और य, इनमें से कौन सा वर्ण ऐसा है जो व्यंजन नहीं है? ख व्यंजन है, र भी व्यंजन है, य व्यंजन है, ह्रस्व उ ये हमारा स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण नहीं है। ह्रस्व उ जो हमारा है वो स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण नहीं है। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है। ओष्ठ ध्वनि किन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हम ओठ का सहारा लेते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हम ओठ का सहारा लेते हैं वो ओष्ठ ध्वनियां कहलाती हैं। वो ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं। उन्हीं वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो इनमें से कौन से वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हम ओठ का सहारा लेते हैं? ल, र, स, फ। इन चारों में से कौन सा वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है? तो प वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। प वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो फ क्या है हमारा? ओष्ठ ध्वनि है। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण कौन से कहलाते हैं? जिनको बोलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हवा ना निकालनी पड़े या कम समय लगे, वो अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। तो निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ह्रस्व अ, दीर्घ अ, ह्रस्व अ, दीर्घ अ, क, ग, थ, ध, फ और भ। इन वर्णों में से कौन से वर्ण अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं? अ हमारा अल्प प्राण है लेकिन दीर्घ अ महाप्राण होता है। अ ह्रस्व अ अल्प प्राण है लेकिन दीर्घ अ महाप्राण है। क और ग, थ, ध, फ और भ सभी वर्गीय व्यंजन के पहले अक्षर को हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। तो पहला अक्षर अल्प प्राण है, दूसरा महाप्राण। तो सभी वर्गीय व्यंजन के पहले और तीसरे अक्षर क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। तो क हमारा क्या है? पहला है और ये वर्गीय व्यंजन का तीसरा वर्ण है। क वर्ग में क और ग ये हमारे क्या है? अल्प प्राण हैं। सभी वर्गीय व्यंजन के प्रथम और तृतीय अक्षर अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं।
निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। इनमें से जो दिए गए हैं हमको बताना है कि इनमें से किसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा है वही मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। तो ग घ ज झ ड ट प फ, इनमें से किसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ग ये क वर्ग के हैं तो इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। ज और झ, च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु। च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु। ड और ट ये ट वर्ग के हैं, इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा। प और फ ये हमारे प वर्ग के हैं, इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। क्या होता है, ओष्ठ। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए मूर्धा का सहारा लेते हैं वही हमारे क्या कहलाएंगे, मूर्धन्य व्यंजन कहलाएंगे। तो ट, ड और ट ये क्या है, हमारे मूर्धन्य व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां ओष्ठ नहीं है। निम्नलिखित में से, निम्न वर्णों में से कौन सा वर्ण ऐसा है जिनका उच्चारण करने के लिए हम ओष्ठ का सहारा नहीं लेते हैं। प, ब, म और त। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ ध्वनि नहीं है। निम्न में से कौन सी ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो प वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। प वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो प, ब, म इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। त का उच्चारण स्थान होता है दंत। त का उच्चारण स्थान दंत होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियां ओष्ठ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, त, क्योंकि त का उच्चारण स्थान दंत होता है। जिस शब्द के अंत में अ आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में ह्रस्व अ आ जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं। अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ, अकारांत, इन चारों में से क्या कहेंगे। जिन शब्दों के अंत में ह्रस्व अ आ जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं। अनुस्वार कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं या अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं, उन वर्णों को हम अकारांत कहते हैं। अकारांत कहते हैं जिन वर्णों या जिन शब्दों के अंत में ह्रस्व अ आ जाता है उन्हें हम अकारांत शब्द कहते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। घ का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। घ का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है। घ का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, कंठ होता है, तालु होता है या दंत होता है। तो घ किस वर्ग का है, क वर्ग का है। घ क वर्ग का है तो क वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसीलिए घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ। घ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। वर्णमाला से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको वर्णमाला से ही मिलते हैं। तो आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन देखने में आपको नॉर्मल लग रहे हैं लेकिन यही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वर्णमाला से रिलेटेड आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। तो जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, जिन चीज़ों को आप समझ रहे हैं, उनको पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो और भी अच्छी होती जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।